बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि PTI ने कुछ अपने अकाउंट्स छुपाए हैं। रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मीडिया के डायरेक्टर्स और मीडिया जो हाउसेज और उसमें बैठे लोगों को उन्होंने कहा कि जी ये फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ की तस्दीक नहीं की गई, असल में स्टोरी क्या है, क्या से क्या बना दी गई। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, उस पर भी करेंगे बात, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस है क्या और आखिर इतने साल गुजरने के बावजूद ये इसका फ़ैसला क्यों नहीं आया, ये है आज का हमारा मौजू। साथ ही एक ऑडियो लीक होती है मरीम नवाज साहिबा की और परवेज़ रशीद साहब जो उस वक़्त वज़ीर इत्तलात थे, उनके दरमियान कॉन्वर्सेशन आज फिर मीडिया का मौजू बनी हुई है और उससे जुड़े एक शख्सियत जो है वो भी आज हमारी मेहमान होगी। जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का, जिसमें तारिक रोड पे जो मस्जिद के हवाले से जो हुक्म था उस पर क्या बातचीत हुई, उसकी पेशरफ्त क्या हुई, अब इस पर मामला है क्या, इसका होगा जिक्र। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। औरिया साहब जो हैं वो तुर्की में मौजूद हैं और आज उनसे बात भी करेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान के जो दोनों मुल्क जो हैं माशी हवाले से बहरान का शिकार हैं और दोनों मुल्कों की क़यादत किस तरीके से अपने अवाम को इस बहरान से निकालने के लिए कोशा हैं, उनसे भी करेंगे बात। औरिया साहब, ओवर टू यू। देखिए, तो फॉरेन फंडिंग का केस है। मुझे लगता यह है कि ये PTI ने और बाकी लोगों ने मिलके अपनी बाकी सारी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है। अगर तो इलेक्शन कमीशन का जो वो एक्ट है, जो अख्तियारात पढ़ लिए जाएं, तो ऐसे लगता है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं पानी में मदानी मारना, यानी कि निकलेगा क्या, निकलने के निकल भी आए तो क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन या क्या चीज उसके इख्तियार में अंदर है। सबसे बात पहली इख्तियार तो ये है कि वो जितना फंड समझेगा कि ये ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा है कि 310 मिलियन के करीब, जिस जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो सूरत हाल है कि 310 मिलियन छुपाए हैं, तो वो कहेगा जी 310 मिलियन वापस जमा करा दो, ये जब्त करा सकता है। दूसरा ये है कि वो इलेक्शन सिंबल जो है वो उससे छीन सकता है। पार्टी को तो खैर बैन नहीं कर सकता इलेक्शन सिंबल, तो इमरान खान साहब बल्ले की जगह कुछ और चीज रख लेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चीनी की बोरी रख लेना चाहिए, कम से कम अपना इंतखाबी निशान। अच्छा, ये सारे सिनेरियो के अंदर औरिया साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने की है और इसके फैसले की जो भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ जो पेश किया है, PTI का जो मौक़िफ़ पेश किया है, उसको ज़रा सुन लें, फिर आपको बात करने में आसानी रहेगी। सुनाएं जी फवाद चौधरी साहब। जो अकाउंट्स जो PTI के थे वो 26 है। 26 में से 8 अकाउंट्स जो है वो नॉन एक्टिव हैं, उन अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुई। 18 अकाउंट्स फंक्शनल हैं जो करंट हैं, वो 8 अकाउंट्स हैं। 6 अकाउंट्स हैं वो PTI के अकाउंट्स नहीं हैं। जो 4 अकाउंट्स हैं वो PTI ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि 1 अरब 68 करोड़ में से 31 करोड़ जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। एक ट्रांजैक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए की और एक ट्रांजैक्शन हुई है 15 करोड़ रुपए की। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि PTI के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। एक एक रुपए का हिसाब किताब इमरान खान ने दिया कि फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पीपल्स पार्टी और PMLN के अकाउंट्स की भी साथ ही स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये UI है, TLP है, बाकी जमातें, उनकी तो स्क्रूटनी ही नहीं हो रही। जी औरिया साहब, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और जिस तरीके से उन्होंने वजाहत की है, बल्कि उन्होंने तो उल्टा अपोजिशन जमातों को कह दिया कि इन्होंने अपने अकाउंट जाहिर नहीं किए। तो मामला यहाँ पे भी वही है कि अगर कारकर्दगी की बात होती है तो पुराने वालों की हरकतें ऐसी थी कि हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ रही है। इस मामले पे भी वो बात PTI की हो रही है, कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग ने ये अकाउंट जाहिर किए हैं। तो ये जो मामला है, ये इल्ज़ाम तराशी का सारा जो मामला चल रहा है, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब को शायद इनका अंदाजा नहीं है कि कानून ये कहता है कि फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो।
जब से आपकी पार्टी बनी है उस वक्त आपके जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे के सारे आपको जमा कराने पड़ते हैं। डेड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि डेड अकाउंट जो है वो आपकी ऑडिट की लिस्ट से बाहर निकल गया है। डेड अकाउंट ही रहता है, उसमें कितने पैसे आए। आप एक अकाउंट को 4 महीने के लिए खोलते हैं, उसके अंदर 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 3 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं और उसके बाद एक दिन निकाल लेते हैं और कहते हैं अब तो वहां जीरो हो गया, मैं तो अकाउंट पेश नहीं करता। तो ये कोई उनकी कोई मंतक नहीं है जो उन्होंने बताई है। दूसरा, जहां तक उनका ताल्लुक है, वो बात देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत-ए-हाल बड़ी अजीबोगरीब और गंभीर है और ये पाकिस्तान के अंदर तो ये और ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान में पार्टी फंडिंग का कोई तस्वर है ही नहीं किसी भी जगह पर भी। ये इलेक्शन कमीशन में चूंकि अगर एक बाबर साहब नाराज ना होते तो पीटीआई के अकाउंट्स को कौन देखता। दूसरी जगह अगर कोई नाराज नहीं हुआ तो उसकी बात चल रही है। ये असल मसला ये है कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये नॉन इशू ऐसा है कि आप देखिए कारकर्दगी देखें ना खान साहब की क्या जा रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल जा रही है। अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। भाई बात सारी ये है कि आपने कोई किसी स्वेटर को तो नहीं बेचना कि जो आप स्वेटर पहन के जनाब बड़े जबरदस्त के लंबे लंबे बाल रख के आया करते थे, या आपने कोई अपना किसी किस्म का ट्राउजर पहन के। ब्रांड तो बिल्कुल, और ब्रांड तो कॉर्पोरेट कल्चर की नुमाइंदगी होती है और आप बातें करते हैं कि अपना कॉर्पोरेट कल्चर के आप खिलाफ हैं। मसला बिल्कुल और है। मैंने पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो पार्टी फंडिंग केस है, ये एक दफा इनके हाथ आ गया है और उसके बाद उसको वो चलाए जा रहे हैं। वो जो नईमुल हक से हमसे एक दफा बात की, मरहूम हम तो वहां मौजूद थे, खान साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने के सामने उसने कहा कि मैंने उससे कहा था मैं हैंडल कर सकता हूं बड़ी आसानी से, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मैं इसको कुछ सुनना नहीं चाहता। असल मसला ये है, इतना केस अगर पहले दिन से होता तो 4 दिन के अंदर मसला खत्म हो जाता। कितने अकाउंट हैं आप खुद सोचे ना। एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनते हुए 5-6 साल लग गए हैं। ये क्या मुल्क है भाई इसके अंदर। अच्छा, इतने में तो बाकी सारी पार्टियों के अकाउंट्स भी आ सकते थे। अब होगा क्या, इन लिeu ऑफ दैट बाकी पार्टियों को शुरू होंगे और वहां चलता जाएगा, कभी ये चलता जाता है। कारकर्दगी के ऊपर ना मीडिया डिस्कस करता है, ना कोई और बात करता है। आपने इकोनॉमी को किस लेवल पे लेके आ गए, पाकिस्तान का मुल्क नहीं, वो वजीर आजम तो कह रहे हैं कि जनाब अपना ब्रांड बेचो, मैं आपका ब्रांड हूं, आप क्यों नहीं बेच पा रहे मुझे, मैं ब्रांड हूं। आपका वजीर आजम चोर नहीं है, आपका वजीर आजम करप्ट नहीं है, ये बताओ पब्लिक को। और ये भी बताओ कि जी नवंबर के महीने की निस्बत दिसंबर में महंगाई कम हुई है। देखें पहली बात तो ये है कि इमरान खान से अगर बिकते होते तो पूरी दुनिया से आप देखें ना, आपने 30-35 अरब के करीब आपने तखमीना लगाया था कि आप जहां बादशाह डैम में फलाने डैम में पैसे आ जाएंगे। अब वो साथ अपना हमारे जस्टिस साहब जो हैं और साकिब निसार साहब वो भी साथ मिल गए। आपने पूरे दुनिया के अंदर यूं बजाई, वो ब्रांड तो चला नहीं। अगर ब्रांड चलता होता तो पैसे आते। और एक सारे के सारे पाकिस्तानी, एक तो हमने बहुत पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी को यूं समझ लिया हुआ है कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं क्या चाहिए। एक भी तो आपके यहाँ बिलियनियर नहीं है। दुनिया की जो बड़े बड़े लिस्ट आते हैं, आप बताएं पाकिस्तानी उनमें है कहां। इंडिया तो फिर आ जाते हैं बाकी लोग। तो आपने एक तो बैरूने मुल्क पाकिस्तान को यूं समझा हुआ है जो 4 मस्जिदें बना लेते हैं, 4 मदरसों को फंड दे देते हैं, 3-4 और चीजें। ये बैरूने पाकिस्तानी जो है, जो शायद पाकिस्तान की 4000 बिलियन की जो इकोनॉमी है उसके से भी ज्यादा इनके पास पैसा है। और ये पाकिस्तान का 116 अरब डॉलर का कर्जा उतार देंगे और ये पाकिस्तान का 204 अरब डॉलर का इंटरनल कर्जा उतार देंगे। ये पता नहीं क्या चीज है, आप सोच नहीं सकते। ये मुल्क जो है पाकिस्तान का गरीब किसान चला रहा है। वो गरीब किसान जो कि वहां पर दोपहर की धूप के अंदर, जून जुलाई के अंदर गर्म पानी के अंदर खड़े होकर चावल लगाता है। वो किसान जो कि कपास लगाता है, जो कि सुबह सवेरे उठ के हल चलाता है। वो मजदूरी करने वाला बंदा जो कि वहां बाहर बैठा हुआ है। आप देखें गल्फ से तो पैसे नहीं आते ना, वहां तो बेचारे गरीब मजदूर हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस भेजते हैं क्योंकि उनके वालिदैन के पास और कोई पैसा ही नहीं होता खर्च करने के लिए। वो जो 1500-1600 रियाल लेता है उसमें से वो कुछ रियाल जो है वो बेच देता है। ये है असल में पाकिस्तान की हैसियत। अब ब्रांड कहां बेचा है आपने? ब्रांड बिकता होता तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारा शुरू की थी, उसका भी लोग कहते हैं पैसा आया ही इतना नहीं है। असल मसला यह है कि हम ब्रांड कहां बेचेंगे भाई? ब्रांड नहीं बिकते होते, मुल्क बिकते होते हैं, कौम बिकती होती है, उनकी प्रोडक्ट बिकती होती है।
आपका मसला ये है कि आप तो आपके यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने आज तस्वर ही नहीं किया हुआ किसी का। अब देखें तुर्की की मैं बात आपको बताऊं, हैरान कुन बात है कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इनके 10 सफीरों ने बैठ के वहां पर कहा कि एक बंदा है जिसका नाम है उस्मान कोवार, इसको रिहा कर दो। अब ये अरबपति है यहाँ का, इसको तर्जमान साहब ने बंद किया हुआ है। अब अरबदान ने कहा है कि तुम कौन होते हो, इसने 2016 की कू के अंदर मेरे साथ शिरकत की थी और इसको हम नहीं कर। वो कहते हैं टेस्ट केस है तुर्की की जुडिशरी का और तुर्की की उसके जमहूरियत का भी। अब आपको बताएं पाकिस्तान के, मैं कभी कभी सोचता हूं पाकिस्तान सजा मिल रही है ना एर्दोगान साहब चैनल, को, उनकी इकोनॉमी को देख लें कितना बड़ा धचका लगा है, और गुज़िश्ता दिनों जो लेकिन लीरा देखिए, है मैं 9 रुपए बताऊं, पे जा पहुंचा, उस बारे में क्या कर रहे हैं एर्दोगान साहब? उस्मान साहब अर्दगान ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा जो आप चीज खरीदेंगे बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे 25% वो लीरा के अंदर आप उसको पेमेंट करेंगे। नंबर अच्छा। 2, अगर आप वहां से कुछ सेल करेंगे तो 25% लीरा में होगी। उसके बाद बाकी हमारा बैंक, हम तो स्टेट बैंक को आजादी दे रहे हैं, तो स्टेट बैंक को कहा है कि तुम 25% जो है लीरा जो है वो डॉलर जो है मार्केट से खरीदो। इकोनॉमी उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया है। देखिए मसला जरा ये है कि असल में 20 अरब 2002 में 36 अरब डॉलर पे थी उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ, और अर्दगान लेके आया है आज 2021 में 225 अरब डॉलर। अच्छा, कितना फर्क है इमरान खान में और अर्दगान के अंदर। ये गिरते गिरते भी, बिल्डिंग गिरते गिरते भी इतनी आसानी से नहीं है। उसके बावजूद मैं आज तुर्की के बाजारों में घूम रहा था, लोग कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है अगर कोविड ना हो। अब तो लोगों ने, मैं बाजार कोना में था तो आपने देखें वो जो बड़ा ग्रैंड बाजार है उसके लोगों ने मास्क उतारे हुए थे और बड़े आराम से घूम रहे थे। असल में ये गाजी अंतब है, एक बहुत बड़ा सूबा जहां हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो उनके जो अली जो हैं वो वजीर खारजा वो रहते हैं। 36 वो उसमें आप देखें, अंदाजा करें कि उसकी जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 110 अरब के करीब, 110 अरब डॉलर का खरीदी एक सूबे की, और वो 27% इजाफा हुआ है। उनकी प्रोडक्शन चल रही है, बाजार ठीक चल रहे हैं। आपके यहां तो मसला यह है कि आपने सब्सिडी दी तो फैसलाबाद वालों ने माल बनाना शुरू किया। बाहर कोरोना था, बांग्लादेश बंद हुआ, इंडिया बंद हुआ, आपने कहा क्या बात है कमाल, हमने ये बड़ा, ओ भाई कोरोना ना होता तो उन्होंने बांग्लादेश उससे खरीदा था। ब्रांड आपका बिकता कहां है, किस जगह बिकता है, आप मुझे बताइए। ये कोई क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा कि आपका ब्रांड बिकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रांड बिकते होते हैं कि जब उस वक्त आपकी अपनी पूरी कौम के साथ आपके चलते हैं। असल में मैं कभी कभी, हम उस्मान साहब एक और मजेदार बात बताऊं, जब 2016 में कू हुई थी इसके खिलाफ, वो जो अपना फतेह अला गुल्ले वाली के स्पोर्ट के बात करते हैं, पाकिस्तान का हर साफी लगा हुआ था, ओ जी फौज के खिलाफ ये कर दिया, ओ जी फौज के खिलाफ ये कर दिया, अवाम उठ खड़े हुए टैंकों के आगे लेट गए, टैंक। आज पूरी दुनिया पता है क्या कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि अर्दगान जो है उसने एक फेक वो की थी और उसके साथ उसने आज का डिक्टोरियल रजीम आ गई है और जालिम बन गया है, जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर रहा है। अब ये कहां जाएंगे ये सारे के सारे? अब ये का मसला सारा ये है कि कोई नेचुरल थिंकिंग ही नहीं है। कंपेयर तो करें तुर्की के साथ अपने आप को, आप देखें उनका जो मेट्रो सिस्टम से बिल्टअप हुआ है, इसके साथ उनका सारा जो मेट्रोपॉलिटन शहरी निजाम है। आपके यहाँ तो एक ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, ना पीटीआई, आपके यहाँ कोई एक किस्म का बलदियाती निजाम ही नहीं आ सके। आपको इस्तांबुल जैसा शहर मिल जाए, आप अगले दिन गंदगी का ढेर बना देंगे। जब तक वो टर्की की फर्म यहाँ लाहौर में रही है, शहबाज शरीफ के जमाने में लाहौर साफ था। जिस दिन आपने उसको कहा खुदा हाफिज हम खुद चला लेंगे, हम तो बल्कि अदालतों में चले गए। बदकिस्मती ये है कि दोस्त मुल्क की जो कंपनी है वो अदालतों में लड़ाई लड़ रही है। बहुत शुक्रिया। और ये सब ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं।